Hello everyone guys, how are you all? Welcome to Noon Academy. So yes guys, let's begin. Welcome Apeksha, Aditya, Neelam. कैसे हो केसर? Shan, how are you? कैप्स, दीप्ता. वेलकम. तो आज शुरू हुआ है हमारी नई बैच जो 9th से 10th में आ रहे हैं उनके लिए. ओहो दुर्गा, क्या बात है. वेलकम जयेश, वेलकम मयूर, वेलकम साहिल, चैतन्य, मयूर, प्रांजल. कैसे हो आप सब? सर क्या लिखा तुमने? मैंने कमेंट किया सब ऊपर. अरे इट्स ओके. ओके ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो सभी लोग आ जाओ. वेलकम किशन, वैभव, विश्वास. हाउ आर यू नीलेश, स्नेहा, प्रांजल, देवेंद्र, हर्षवर्धन, संबोधि. वेलकम. कैसे हो? दिस इज फॉर महाराष्ट्र बोर्ड बट सभी बोर्ड के लोग भी देख सकते हैं क्योंकि कंटेंट सबका सेम है, एनसीईआरटी जैसा है. यस स्टार्ट होने जा रहा है रोहन. तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं. सो बहुतों के अगर मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाया सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. वेलकम नयन, हिमांशु, अंकित, सभी लोगों को वेलकम. अंजलि, प्रांजल. तो 9 PM की क्लास 10th वालों के लिए रहेगी जहां पे हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन देखेंगे. डाउट्स वगैरह तुम्हारे पूछ लेना. और ये वाले सेशन में अभी हम लोग जो 9th से बच्चे, लिसन केयरफुली, जो 9th से बच्चे 10th में आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे सेशन होने वाला है. जो 9th से 10th में आ रहे हैं अब उनके लिए आज का ये पहला सेशन है. नई बैच एकदम एक्सक्लूसिव शुरू हुई है. तो ये जो बैच है एक्सक्लूसिव बैच है पूरी. तो इस बैच में तुम सभी लोगों को यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है. जितने भी यहाँ पे 9th से 10th में आए हैं उनके लिए ये सेशन है. और जो 10th में पहले से ही है वो भी देख सकते हैं क्योंकि उनका ही सिलेबस चल रहा है. पहला चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा. और पूरा फोकस जो 9th से 10th में आए हैं उनके लिए रहने वाला है. जिनका 29 अप्रैल से पेपर है तो वो लोग भी यहाँ पे देख सकते हो. तुम्हारा भी चालू है, सभी का यहाँ पे होगा. बस मैं एकदम नया बैच के हिसाब से चाहूंगा. तो जिसको भी जैसा रहेगा वैसे आप लोग देखोगे, सबका फायदा होगा यहाँ पे. सो गाइज आई एम फाइन. चलिए शुरू करते हैं. माय नेम इज प्रशांत. दिस इज माय क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल. ठीक है. एंड सेशन टॉपिक इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. एंड सेशन का टाइमिंग है 2:30 से 3:30 PM. तो इस सभी को तुमको अच्छे से ध्यान देना है. चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि तुम सब जानते हो कि मैंने तुमको कहा था कि तुमको एक नोटबुक अपने बगल में रख लेनी है. नोटबुक के साथ साथ तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए. आई होप तुम सब ने टेक्स्ट बुक रखा होगा अपने बगल में जो 9th से 10th में आए हो. मैंने इसके पहले तुम सबको बताया था. ठीक है, इस बात को ध्यान देना. दूसरी इंपॉर्टेंट बातें, आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी मैं पढ़वाऊंगा, टेक्स्ट बुक नहीं है तो लेके आना चाहिए ना. हर्षवर्धन बोला था ना कि परचेस कर लो दुकान से या पीडीएफ के फॉर्मेट में ले लो. तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो तुम फिर पढ़ाई कैसे करोगे? चलो इट्स ओके. अच्छा दुकान सारी बंद है. इट्स ओके. जिसकी दुकान बंद है तो पीडीएफ ले लो यार. पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ई बाल भारती से. इट्स ओके. ठीक है. चलो अब यहाँ देखो. तो नोटबुक, टेक्स्ट बुक, पेन पेंसिल बगल में एकदम रखना है तुम लोगों को, जो भी तुम्हारे पास रहेगा. ठीक है. चलो आज तो तुम कल कुछ करके नहीं आए रहोगे. सो इट्स रिक्वेस्ट कि कल के लेक्चर से जब तुम 2:30 को आओगे, 2:30 में जब तुम कल आओगे. ठीक है. हाँ 12th की न्यू बैच शुरू हो चुकी है रोहित. 12th की न्यू बैच शुरू हो चुकी है और आज उसका पहला लेक्चर था जो कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में, मतलब कल से रहेगा. तो तुम सब ज्वाइन कर सकते हो 12th की न्यू बैच. ये 10th वालों की न्यू बैच है. तो 2:30 PM से 3:30 PM तक रोज इनका लेक्चर रहेगा. रोज लेक्चर रहेगा, रोज पर डे. ठीक है. और हम इसमें साइंस पढ़ रहे होंगे. तो चलिए, तो कल से जब तुम लोग आओगे तो टेक्स्ट बुक को पहले से ही रीड करके आओगे. इट्स माय रिक्वेस्ट. मेरे आने से पहले ही तुम लोग कल से पढ़ाई करके पहले से ही आया करोगे. इस बात को आप सभी को अच्छे से ध्यान देना है. चलिए अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन में. ध्यान देना सभी लोग. तो लेट्स बिगिन गाइस. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे एग्जैक्टली तुम लोग 10th में सभी लोग आ चुके हो. तुम सभी के सभी बच्चे लोग जो भी हो 10th में सबके सब यहाँ पे आ चुके हो. अब तुम्हारा ये पहला स्टेप है दुनिया में आगे बढ़ने का. तुम्हारा सबसे फर्स्ट स्टेप है आगे बढ़ने का. पिछले बार के बहुत सारे बच्चे हमारे 10th के बहुत कुछ पढ़ाई किए. अभी उनका 29 से पेपर होगा बोर्ड एग्जाम का.
वो भी यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो सब भी सुन ही रहे होंगे लेक्चर्स को। तो 10th बहुत ज्यादा कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि मतलब जो सिर्फ 10th करेंगे वही बेस्ट बनेंगे, बट स्टिल अगर तुम 10th को अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे को सक्सेस मिलती है, और ये पहला स्टेप होता है तुम्हारी लाइफ का। इस बात को तुम्हें ध्यान देना है, तो इस बात को तुमको अच्छे से समझ के रखना है, जिससे कि तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, सो माय नेम इज प्रशांत, मैं तुम लोगों को नून एकेडमी में सारी की सारी चीजें, साइंस का जो भी है, साइंस 1, साइंस 2, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी तुम पूछोगे अपने 20 के 20 चैप्टर में से एनी क्वेश्चन, साइंस 1 का किसी भी चैप्टर का किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछोगे, आई विल टेल द आंसर। साइंस 2 का कोई भी चैप्टर कुछ भी पूछोगे, मैं सब आंसर बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी साइंस 2 शुरू करने वाला हूं, पहला चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चालू करूंगा, तो तुम कोई भी चैप्टर एनी टाइम पूछ सकते हो, इस बात को तुमको ध्यान देना है। तो यहाँ पे तुमको डाउट क्लियरिंग सेशन प्लस नोट्स वगैरह सब कुछ तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से मिलेगा। अब बस काम इतना है कि तुमको पढ़ाई में फोकस करनी है। ठीक है, तो ये 10th की न्यू बैच है। तो 10th के ओल्ड वालों का 9 PM रहेगा शुभ। अभी जो 10th वाले हो, ओल्ड हो, जिसको अभी 29 से पेपर आ रहा है जिनका, तो पुरानी वाली जो बैच है, इनको जिनको भी बोर्ड एग्जाम देना है, वो लोग 9 बजे 9 PM रात को, शाम को ज्वाइन होना दूसरे ग्रुप में। ये एक्सक्लूसिव वाली ग्रुप है, जो नए बच्चे यहाँ पे आए हैं। अब ये नया बैच शुरू हुआ है, ये 2022 में पेपर देंगे, ये न्यू बैच है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जिसके पास टेक्स्ट बुक होगी, तुम सब जानते होगे, बहुत मजा आएगा आज के पढ़ने में। जब भी तुमको कुछ भी डाउट रहेगा, सो तुम इमीडिएटली मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हो। ग्रेविटेशन चैप्टर भी चैतन्य मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है वीडियोस में, बट तुम यहाँ पर भी, अभी मैं फिलहाल साइंस 2 स्टार्ट किया हूं, तो ग्रेविटेशन बाद में पढ़वा दूंगा, डोंट वरी, सब तो पढ़ा के दूंगा मैं। और मेरा एक वादा है कि मैं अक्टूबर नवंबर तक तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा, डोंट वरी। तो अक्टूबर से नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा साइंस का। तुम कितना पढ़ रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैं तुमको कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, यस आई एम सीरियस। नीलेश, साहिल, व्हाट अबाउट यू? रोज लाइव सेशन होगा इसी तरीके से। यस सिद्धि, नाजिया, रोज का रोज पर डे लाइव सेशन होगा। ठीक है, यस यस हिमांशु, वहां तो मैंने सारे डाल के रखे हैं ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो पहले चैप्टर, अब देखो मैं पढ़ाने के मूड में आ रहा हूं, तो कोई भी सिर्फ तुम लोग सुनना, जो लिखाऊंगा लिखना, जो पढ़ाऊंगा पढ़ना अच्छे तरीके से। जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए भी फायदा होगा, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आर्या, यस, न्यू इंडियन एरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 1। अब देखो क्या है, ये हमारे बायोलॉजी का पार्ट है। तो सबसे पहले क्यों ना हम यही जाने कि एग्जैक्टली हमारी बायोलॉजी क्या है। भाई बायोलॉजी पढ़ना है, और अगर बायोलॉजी ही नहीं पता होगी तो कैसे काम चलेगा। तो एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो बायो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो? बायो मीन्स होता है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस बात को आप सबको ध्यान देना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजी? लॉजी एक लैटिन वर्ड, ध्यान से सुनने कहा, लॉजी एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है लोगस। लोगस इस वर्ड से आया है, और जिसका मीनिंग होता है टू स्टडी, टू स्टडी और टू एनालाइज। समझ रहे हैं, ये इसका मीनिंग होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं लाइफ की या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को तुमको समझ के रखना है। लोगस कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन या ग्रीक वर्ड है। इन्हीं दोनों शब्दों से हमारी इंग्लिश बनती है। इंग्लिश किससे बनती है पता है ना, इस बात को ध्यान देना। चलिए अब यहां पे जरा देखो, तो हमारे लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना ही हमारा बायोलॉजी कहलाता है। यानी बायोलॉजी इस सब्जेक्ट में, बायोलॉजी इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी इस सब्जेक्ट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्वायरमेंट है, प्लांट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। चाहे वो एक्वेटिक एनिमल हो,
चाहे वो टेरेस्ट्रियल एनिमल हो, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड में रहते हैं, एरियल मतलब जो हवा में चलते हैं, बर्ड्स वगैरह, इन सब के बारे में हम सारी चीजें स्टडी करेंगे। समझ रहा है? या प्लांट है हमारे, तो कोई भी रहेगा, इन सब की स्टडी करना ही हमारे बायोलॉजी के अंदर आता है। बायोलॉजी के माय डियर बहुत सारे ब्रांच होते हैं, लाइक माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी के तुमको ब्रांच बताता हूं, बहुत सारे बायोलॉजी के ब्रांच है। बायोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच है, लाइक साइटोलॉजी है, मैं कुछ नाम गिना देता हूं, फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है, फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ब्रांच है। बट जितने ब्रांच के अभी मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, ये सब तुम अपने 10th क्लास में पढ़ोगे, ये सब कुछ। हाँ, जूलॉजी, बॉटनी, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बट जो भी मैंने यहाँ पे ब्रांच लिखे हैं, ये सारे ब्रांच तुम लोग पढ़ोगे अपने क्लास 10th में, बाकी का इन फ्यूचर क्लास 11th 12th में पढ़ोगे। ठीक है, चलो। यस यस, मैं बुक की पीडीएफ सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। मैं ना फीड में, अपने नून एकेडमी के फीड में मैं ना बुक की पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो तुम सभी लोग चेक कर लेना एक बार, ओके फाइन। चलिए, लास्ट में मुझे कोई इन्फॉर्म कर देना, मुझे भूल जाता है, तो लास्ट में मुझे याद दिला देना कि हमको टेक्स्ट बुक की पीडीएफ चाहिए, तो आप फीड में डाल दीजिए, तो मैं इस लेक्चर के बाद तुरंत ही अपलोड कर दूंगा, तो तुमको कोई टेंशन नहीं होगी। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी साइटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन सब की स्टडी माय डियर हम लोग इसी अपने 10th में पढ़ेंगे। आगे चल के आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले क्लासेस में मैं तुमको इन सब के बारे में मीनिंग लाइन टू लाइन अच्छे से बताऊंगा। अभी हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तुमको लगता होगा यार कि ये जो हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये एक ही चैप्टर है, बट दिस इज रॉन्ग। ये चैप्टर में दो चैप्टर्स हैं, एक है हेरिडिटी एंड एक है इवोल्यूशन, दोनों अलग अलग चैप्टर है। इस बात को तुमको समझना है, बट एक में ही डाल दिया है। बट स्टिल हम पढ़ेंगे सारी दोनों के दोनों चीजों को। पहले हमारा फोकस होगा हेरिडिटी में, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक से शुरू करने वाला हूं, एकदम बेसिक से शुरू करने वाला हूं। चैतन्य ने पूछा सर साइटोलॉजी का मीनिंग बताइए। साइटोलॉजी, अच्छा ठीक है बता देता हूं। देखो यहाँ पे वैसे भी मैं सब बात नहीं बताता ही। साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी मतलब अभी अभी बताया स्टडी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोलॉजी? स्टडी ऑफ सेल। सिंपल सी बात है, समझ है कि नहीं समझ गया? स्टडी ऑफ सेल इज नथिंग बट साइटोलॉजी। समझा अच्छे से? इस बात को ध्यान देना। यस यस सृष्टि। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब जरा यहां पे ध्यान दो, प्लीज लिसन केयरफुली। हम लोग पहले बेसिक समझेंगे, बेसिक समझेंगे तो हम लोग को आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई होप गाइस कि आपने 9th में बहुत कुछ पढ़ा होगा। जिस बच्चे ने 9th में कुछ नहीं पढ़ा उसको आज मैं यहाँ पे बहुत कुछ बताऊंगा। अब सभी लोग सिर्फ लेक्चर में फोकस करना, जिससे कि तुम सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। चलिए तो अरे कौन है ये नोवा? नोवा तुमको 9 PM आना, तुम्हारा लेक्चर 9 PM को रहेगा। जो पुराने वाली ये नई बैच है, दिस इज टोटली न्यू बैच। तो तुम लोग ना जिस जो भी पुराने लोग हो ना, मतलब जिनको अभी 29 से पेपर देना है, तो तुम सभी लोग ना 9 PM को आना, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके हीत, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हीत? अभी हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है? सभी लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे, जितने बार कहोगे उतने बार रिपीट करूंगा, बट तुम लोग पूछो, एटलीस्ट क्वेश्चन हमेशा पूछना, ठीक है? बायोलॉजी में यहाँ पे क्या होता है, ये पैलियोंटोलॉजी भी सब इसी चैप्टर में है, वेदांत इसी चैप्टर में बताऊंगा, डोंट वरी। यस ओके नोवा। देखो बायोलॉजी में देखो, सो बायोलॉजी में हमारा जो लॉजी का मीनिंग होता है लोगस। लोगस मीन्स टू स्टडी समथिंग। बायो मतलब होता है लाइफ के बारे में, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स या इन्वायरमेंट या फिर प्लांट्स, इन सब के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच होते हैं। एनालाइज करना मतलब किसी के बारे में छानबीन करना, इंफॉर्मेशन गेन करना, पता करना, है ना नाजिया? उसके बारे में इंफॉर्मेशन को पता करना, ये सब एनालाइज करना होता है, एनालिसिस करना होता है। ये इंग्लिश का एक वर्ड था। अब बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच है, मैंने सिर्फ 3 बचाए हैं। साइटोलॉजी है जिसमें हम स्टडी ऑफ सेल, मतलब जब हम अपने बॉडी की सेल के बारे में स्टडी करते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि सेल क्या होता है, कैसे, सब बताऊंगा, डोंट वरी, रुक जाओ बस। तो सेल की स्टडी करना ही साइटोलॉजी कहलाती है। बहुत सारे डॉक्टर लोग साइटोलॉजी करते हैं जहां पे हम लोग सेल की स्टडी करते हैं।
माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल, और बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना ही हमारा कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में तुम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे, साइंस 2 में ही, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 8 साइंस 2 का है। ठीक है, आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहां पे जरा ध्यान दो। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम ऐसे नहीं, टेंथ में बायोटेक्नोलॉजी में हम ऐसे चीजें पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं, हम उनके अंदर क्या चेंजेस, मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, उनके जीन्स में क्या मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, ये सब कुछ हम बायोटेक्नोलॉजी में देख रहे होंगे। सो कोई टेंशन की बात नहीं, सब आगे के चैप्टर्स में हम ये सब पढ़ेंगे। एक ही दिन में सब खाना मत खा लो, आगे बढ़ने दो। ठीक है, अभी यहाँ पे जरा ध्यान दो। यस, परफेक्टली, लाइक पोमैटो, सही कहा। हाँ विशाल, जैसे हमने पोमैटो बनाया था 9th क्लास में, तो वैसे ही हमारा वो बायोटेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल होता है। तो डोंट वरी, चैप्टर नंबर 8 साइंस 2 क्लास 10th हम पढ़ेंगे। ठीक है, तुमको पता है ना, तुम्हारे में साइंस 2 है, साइंस 1 एंड साइंस 2 सब कुछ है, सब बताऊंगा। यस स्नेहा, सब पता चलेगा, मुझे पढ़ाने दो। चलो यहाँ ध्यान दो, तुम्हारा देखो, एट द एंड ऑफ द लेक्चर तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि तुमको बस लेक्चर देखने में फोकस करना है। अब लिसन केयरफुली, यहां ध्यान दो। चलो अब यहां पे जरा समझना, देखो सीरियस हो जाओ सभी लोग, और यहां ध्यान दो। हम सब कौन है, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, शुरुआत कर रहा हूं, इससे बेसिक कुछ नहीं होगा। जो आज बताने जा रहा हूं इससे बेसिक्स कुछ भी नहीं है, यही सबसे बेसिक है। अब यहाँ पे ध्यान दो बस। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स। इंसान जो होता है, जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो ह्यूमन बीइंग्स किससे बना होता है, पहले आज हम ये जानेंगे। तुम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जो ह्यूमन बीइंग्स बनते हैं वो सेल से बनते हैं, हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। वही चीज मुझे आज यहाँ पे आपको बतानी है। समझो ये किसी इंसान का हाथ है, इस हैंड को मैंने साइड में ले लिया, उसकी स्किन को, प्लीज एक बार इमेजिन करना। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे प्लीज लिसन केयरफुली। अब यहाँ ध्यान दो, जो यहाँ पे हमारा पूरा ये ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, प्लीज लिसन केयरफुली। अगर मैं उसकी स्किन को साइड में लूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो मेरी, हमारी यहाँ पे ये स्किन है, हमारी यहाँ पे ये स्किन है, और स्किन को मैंने साइड में लिया, ये स्किन की लेयर है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये स्किन की लेयर है। ठीक है, इस बात को आप सबको यहाँ पे समझ के रखना है। तो ये जो स्किन की लेयर है, तो ये जो लेयर है इसके ऊपर अंदर क्या होता है, ये हमारे ऐसे यहाँ पे सेल होते हैं। हमारी पूरी की पूरी जो लेयर होती है वो हमारी सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है वो हमारी लेयर? सेल से बनी होती है। ध्यान से समझना, सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो जानोगे, जानोगे तो टॉपर बनोगे। अब सुनोगे ही नहीं तो कैसे समझोगे, समझोगे नहीं तो जानोगे नहीं, जानोगे नहीं तो टॉपर नहीं बनोगे। समझा कि नहीं समझा? तो ये इसीलिए कहता हूं कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन यहीं पे रखो। ठीक है, अब यहां ध्यान दो। यस यस, इट्स ओके सृष्टि, यू कैन। चलो अब यहां देखो, तो ये जो ह्यूमन है ये एक इंसान है। अगर इस इंसान की लेयर को हम लोग साइड में रखते हैं, अगर इस इंसान की एक स्किन को हम साइड में पकड़ के चेक करें, तो उसकी स्किन कुछ इस तरीके से बनी होती है। उसके बॉडी में जो लेयर है, हमारी जो स्किन होती है, जो हमारी ये स्किन है, लेयर है। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, जो स्किन है इसकी ये सेल से बनती है, इस बात को आपको ध्यान देना है। यानी कि जो ये रेड कलर में है ये कहलाएगा हमारा प्यारा सा एक लेयर, और जो ये लेयर है इसी लेयर का नाम है टिश्यू। और जो ये अंदर राउंड राउंड मैंने बनाया है ये हमारा कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सेल। यानी कि एक बात तो समझ में आ गई कि हमारे सेल से ही हमारा टिश्यू बनता है, और टिश्यू से ही हमारी ये स्किन बनी हुई है जिसको तुम लोग टच कर पाते हो। ये स्किन जो होती है ना हमारी, जिसको तुम टच कर पाते हो, तो ये स्किन हमारी सेल से बनी है। यानी कि अच्छा, अब आप बताओ कि ये जो टिश्यू है, यानी कि जो ये लेयर है हमारी स्किन की, ये क्या सिर्फ एक सेल से बनी है? नहीं ना, ये बहुत सारे सेल से बनी है। तो यानी कि टिश्यू क्या है? टिश्यू हमारा है ग्रुप ऑफ सेल। यानी कि व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। यानी कि बहुत सारे सेल से हमारा टिश्यू बनता है। समझा कि नहीं समझा अच्छे से? यस यस करण, ये क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है। तो टिश्यू क्या है? ये हमारा ये ग्रुप ऑफ सेल है, जो कि ये टिश्यू हमारे सेल से बनता है।
और इसी टिश्यू से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। यानी कि हमारा जो पूरा शरीर है, हमारी जो पूरी स्किन है, ये सब किससे बना हुआ है? ये सब हमारा टिश्यू से बना हुआ है, समझा? और ये टिश्यू हमारा किससे बना है? टिश्यू हमारा सेल से बना है। हाँ, सेल के अंदर क्या होता है किशन पांडे, मैं अभी बताऊंगा, बट पहले अभी मैंने क्या बताया ये समझा ना तुम लोगों को, कि जो हमारा टिश्यू है, टिश्यू से ही हमारी पूरी बॉडी क्रिएटेड है, और इसी टिश्यू के अंदर हमारा कौन है? सेल है। तो अब हम देखेंगे यार कि ये सेल कौन सी बला है, ये सेल कौन सी चीज है। इसको हम क्या कहते हैं? नयन, तुम बीच में लेफ्ट हो चुके थे, और ऐसे ही अगर लेफ्ट करोगे तो तुमको दोबारा लेक्चर वापस से रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और वो सिर्फ पढ़ाई में फोकस करते हैं। अगर बहुत सारे लोग गायब हो जाओगे बीच में तो तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था ना कि साइंस के लेक्चर में अगर इधर उधर एक शब्द भी नहीं सुनोगे तो फिर समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, बट दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना लॉस किसका होगा तुम जानते हो। अब यहां ध्यान दो, चलो ठीक है, यस हर्षवर्धन, देखो यहाँ पे तो एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में स्किन होती है, तुम सब जानते हो। तो ये जो स्किन है, अगर स्किन को हम कट करके ऐसे अगर जूम करते हैं साइड में, ये जूम करके समझो, इमेजिन करना, इमेजिनेशन पावर इंक्रीज करो। तो इमेजिन किया अगर साइड में, तो हमने जब चेक किया माइक्रोस्कोप के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, तो हमको पता चला कि ये जो हमारा टिश्यू है उसके अंदर सेल ही सेल भरा हुआ है। ठीक है, तो जो सेल होता है, सेल से हमारी टिश्यू बनती है। क्या बनता है? सेल से हमारा टिश्यू बनता है। ठीक है, यानी कि टिश्यू क्या है? एक जो लेयर है हमारा, ये ग्रुप ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल कंबाइन होकर एक टिश्यू बनाते हैं, और यही जो टिश्यू है इससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। समझा कि नहीं समझा? इस बात को आपको ध्यान देना है। हमारी पूरी बॉडी क्रिएटेड है हमारे टिश्यू से, और टिश्यू हमारे सेल से बने हुए हैं। समझ गया कितना सिंपल है? क्लियर हो गया ना? यानी कि हमारा अगर सेल नहीं होता तो क्या हमारा टिश्यू बनता? क्या नहीं बनता। अगर हमारा टिश्यू नहीं बनता तो क्या हमारी बॉडी बनती? क्या नहीं बनती। इसका मतलब सेल क्या है? सेल हमारा एक बेसिक बेसिक फंक्शनल, फंक्शनल बेसिक मतलब सबसे बेसिक, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल? जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, यूनिट ऑफ आवर बॉडी। बॉडी सेल, सेल हमारे बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। इस बात को आप सभी को अच्छे से समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सेल के बारे में तो जान लिया कि सेल की डेफिनेशन क्या है। सेल है तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू से हमारी बॉडी बनती है। अब क्यों ना हम थोड़ा सा सेल के अंदर चलते हैं, यानी कि जो भाई ये सेल है, इन सेलों के अंदर क्या होता है। तो उससे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो मैंने सेल के राउंड राउंड स्ट्रक्चर सर्कल के फॉर्म में बनाए हैं, ये जरूरी नहीं होता कि ये सर्कल के फॉर्म में ही रहेंगे। जरूरी नहीं होता कि ये सर्कल के फॉर्म में रहेंगे, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेल के अंदर क्या होता है, सेल कैसे दिखता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे सेल के बारे में। देखो ध्यान से, ये रही बात। अब सेल की डेफिनेशन मैंने तुमको बता दी है। चलो, तो सेल कैसे दिखता है अब ये फटाफट यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखो, तो ये है हमारा कंप्लीट, यहाँ पे ये हमारा एक सेल है जिसको मैंने राउंड में बनाया है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है इस तरीके से। अब मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूं, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। अब आपको बता दूं कि इसके अंदर ऐसी कुछ चीजें होती है न्यूक्लियस के अंदर। जो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसका नाम है यहाँ पे क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, इस बात को आपको ध्यान देना है। एग्जैक्टली मैं क्या करता हूं, मैं इस जेनेटिक मटेरियल को इस साइड ना लिख के इस साइड लिखता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें और लिखनी है। तो ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल। जितना बताता हूं उसमें फोकस करो प्लीज। ये जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद ये देखो, जो हमारा रेड कलर का, कलर में फोकस करो प्लीज। जो न्यूक्लियस है यानी कि रेड वाला, और जो पर्पल कलर के बीच में जो खाली जगह है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म वाला प्लेस है। और जो ये बाहर का ये वाला प्लेस है, ये वाला जो सबसे आउटर लेयर है, इसको हम लोग यहाँ पे जरा ध्यान देने क्या कहते हैं,
इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस बात को आप सभी को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यार समझते हैं कि यानी कि यही है हमारा सेल, इसी सेल से हमारी बॉडी बनती है ना। यही तो वो चीज है जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का। इस बात को तुमको समझना है। हिमांशु, सेल वॉल प्लांट में होती है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है हिमांशु, ठीक है। हम लोग ह्यूमन बींग्स की स्टडी कर रहे हैं, ना कि प्लांट्स की, ठीक है। इस बात को तुमको समझ के रखना है। तो सेल वॉल तुमने सुना होगा, बट यस ये होती है, बट इंसानों में नहीं, ना ही एनिमल्स में। तो क्या अभी किसी को सेल वॉल चाहिए क्या? जानवर बनने है किसी को? यहाँ पे प्लांट बनना है किसी को? इंसान हो ना सब के सब। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन। इस बात को तुमको समझ के रखना। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दो अच्छे से, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बता दूं कि ये जेनेटिक मटेरियल ही वो चीज है। देखो हमारी बॉडी का कलर ब्लैक होता है, व्हाइट हो सकता है, हम गोरे हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, हमारे आईज का कलर किसी और कलर का हो सकता है, ठीक है। हाँ यस, मैं नहीं दिख रहा हूं, बस सुनो मेरी आवाज को, और जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सुनो। हमारे हेयर का कलर कैसे हो सकता है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग तरीके से हो सकता है, हमारी स्किन कलर कोई और कलर का हो सकता है, कुछ भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। इस बात को तुमको समझ के रखना है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, आखिर इसके पास क्या क्या होता है, इस मटेरियल में क्या क्या होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। इसके पास यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है, वो है हमारा प्यारा सा डीएनए। क्या है वो हमारा प्यारा सा? डीएनए। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा माय डियर, देखो जो बता रहा हूं ध्यान से याद करते जाओ। ऐसा नहीं कि अभी सुनते जा रहे हो बस बाद में याद करो, नहीं, गलती करोगे तुम लोग। अभी के अभी सब याद करते जाओ। मैंने इसके पहले क्या बताया कि हमारी बॉडी टिश्यू से बनी है। टिश्यूज जो होते हैं हमारे बॉडी में, जो टिश्यू होते हैं वो टिश्यूज सेल से बनते हैं। इन सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। इस बात को आपको, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या है हमारा? यहाँ पे डीएनए। अब समझा अच्छे से? चलो तो अब डीएनए का फुल फॉर्म पहले जानते हैं कि क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म है भाई डीऑक्सी राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है ये? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यार जरा सोचो, हमारे बॉडी के अंदर ही एसिड प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड। सोचो जरा, वो भी हमारे बॉडी के अंदर नहीं। हमारी बॉडी टिश्यू से बनी है, टिश्यू के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल में ही डीएनए है, और डीएनए के अंदर डीएनए खुद एक न्यूक्लिक एसिड है। सोचो, मतलब हम लोग अपने डीएनए में एसिड लेके घूमते हैं, डीएनए ही एसिड है हमारा। हमारे सेल के अंदर अंदर जाओगे वहां एसिड बैठा है। जस्ट इमेजिन यार, मतलब हम कितने खतरनाक आदमी है ना, हमारे अंदर एसिड काम करता है। चलो ठीक है, तो ये है हमारा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, ये पहला चैप्टर है हर्षवर्धन, इसीलिए कहता हूं लेट मत आया करो। 2:30 को लेक्चर था, तो ये फर्स्ट लेक्चर है, इस बात को आपको समझ के रखना है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग परफेक्टली। तो यहाँ पे जो हमारा ये डीएनए था, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लिया। हाँ चलता है प्रथमेश, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में तो हमने समझ लिया अच्छी सारी चीजें यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जरा अच्छे से, अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखते हैं अगले वाले स्लाइड में। ओके फाइन। अब देखो हमने पढ़ लिया एक चीज कि देखो ध्यान से, प्लीज लिसन केयरफुली। हमारी बॉडी थी, हमारी बॉडी टिश्यू से बनी थी, हमारी टिश्यू किससे बनी थी? यहाँ पे हमारा ध्यान दो जरा अच्छे से। यहाँ पे ये हमारा सेल से बना था, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस था। सारी चीजों को लिख रहा हूं, याद कर लो। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल था। अब यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, जेनेटिक मटेरियल जो था हमारा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये इसके अंदर हमारा कौन है? डीएनए बैठा था, ठीक है। ये डीएनए ऐसे था ना कुछ। अब यहाँ पे जरा ध्यान देते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे प्लीज समझो, जो तुम लोग को पता है ना वो तुमको अच्छी बात है मालूम है, बट जब मैं तुमको जो बता रहा हूं उसको पहले सुनते जाओ अच्छे से, सब मालूम पड़ेगा। लेक्चर के एंड में तुमको सब पता चल जाएगा, डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग तुमको मालूम पड़ जाएंगी।
बस यहाँ फोकस करो अच्छे सभी लोग। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये डीएनए कैसे होता है, अब हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि ये हमारा डीएनए कैसे होता है। चलिए, तो डीएनए का हमारा जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से इस पॉइंट को समझना, कह रहा हूं बार बार, क्योंकि अगर ये समझ गया ना तो पूरा जिंदगी का पूरा 10th तुम्हारा आसान बन जाएगा। हर चैप्टर तुमको समझेगा, हर एक एक चैप्टर तुमको समझेगा। इस बात को ध्यान देना। अभी जो बताने जा रहा हूं उससे 2 3 5 10 मिनट तक तुमको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो। तो हमारा डीएनए जो होता है वो डीएनए कुछ इस तरीके से हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। डीएनए का हमारे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ध्यान दो, अच्छे से सुनो प्लीज, आगे के 10 मिनट बहुत जरूरी है। ये इस तरीके से हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब ध्यान दो जरा अच्छे से, इसके अंदर मैं 4 4 लाइनें बना रहा हूं। तुम लोग को दिख रहा है मैं इसके अंदर 4 4 लाइनें खींच रहा हूं, ऐसे ऐसे 4 लाइन्स अंदर खींच रहा हूं। सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ये है हमारा डीएनए। कुछ इस तरीके से हमारा डीएनए होता है। कैसा है हमारा डीएनए, यहां लिख देता हूं। हमारा डीएनए डबल हेलिकल। डबल हेलिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल हेलिकल? देखो, पहला ये वाला हेलिक्स और दूसरा ये वाला हेलिक्स। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? दो दो ऐसे ऐसे लाइनें एकदम एक दूसरे से एकदम लिपटती हुई जा रही हैं, उसे कहते हैं डबल हेलिकल। ठीक है। दूसरा स्पाइरल। तुमने देखा वो किताबें होती है ना, किताबें, टेक्स्ट बुक। देखो देखो पीछे से बाइंडिंग रहती है, राउंड 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 बाइंडिंग होती है टेक्स्ट बुक में, किसी किसी मोटी मोटी नोट्स में, उसको कहती है स्पाइरल बाइंडिंग। तो वैसे ही इसमें भी स्पाइरल ऐसे ऐसे चीजें होती है, स्पाइरल। और ये हमारा एक बहुत ही बड़ा मास्टर मॉलिक्यूल है। हमारा डीएनए मास्टर मॉलिक्यूल है। इस बात को तुमको समझ के करना है। किसने इसको सबसे पहली बार बताया था? तो वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक नाम के 2 साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया था। इस बात को आपको समझ के रखना है। चलिए, इस बात को आपको समझ के अच्छे से रखना है। जो हेलिकल है वही हमारा स्ट्रैंड है। इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है। जो हेलिकल है वही हमारा स्ट्रैंड है। चलो, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनना, जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना अच्छे से प्लीज। आपको एक बात बता दूं डीएनए के बारे में फैक्ट। ये डीएनए हमारे जो जेनेटिक मटेरियल में है ना, ये डीएनए इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि तुम एक सिंगल डीएनए से अपने अर्थ को 3 टाइम्स लपेट सकते हो। इतना बड़ा हमारा डीएनए होता है, इतना इसकी हाइट होती है, बहुत बड़ा हमारा ये डीएनए होता है। समझा? इस डीएनए से तुम करीबन, बहुत बड़ा ये हमारा डीएनए होता है। डीएनए की लेंथ की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द डीएनए। डीएनए हमारा बहुत बड़ा होता है, एक सिंगल डीएनए हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है। समझा? इस बात को आपको ध्यान रखना, ये डीएनए छोटा मोटा नहीं होता, ये डीएनए बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। समझा? इस बात को समझ रखना, इतनी बड़ी चीज। लेकिन ये इतना थिन, इतना पतला होता है ना, ये इतना थिन होता है कि ये हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। सोचो जरा, हमारा सेल, हमारे बॉडी का जो सेल है वो खुद एक इनविजिबल चीज है, वो खुद हमारे माइक्रोस्कोप से दिखती है, वो बहुत छोटा होता है। हमारा सेल ही खुद भाई बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक होता है। तो तुमने जिंदगी में कभी सेल को देखा है क्या आज तक? बताओ, तुम में से किसी ने भी सेल को देखा है क्या? हमारी बॉडी की स्किन को देखे हो ना तुम लोग, सेल को नहीं देखे हो। हमारा सेल ही नहीं दिखता है बाबा, बताओ। और सेल के अंदर ये डीएनए है, बट स्टिल ये डीएनए कितना बड़ा है, सोचो जरा। इतना बड़ा हमारे डीएनए की हाइट होती है, इतना बड़ा डिस्टेंस होता है इसका। तो अब यहां पे जरा ध्यान देना अच्छे से। जो इतना बड़ा डीएनए है, इस डीएनए का एक स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा पार्ट, द सेगमेंट ऑफ द डीएनए, द सेगमेंट ऑफ द डीएनए जो हमने यहाँ पे बनाया है, द सेगमेंट ऑफ द डीएनए, प्लीज लिसन केयरफुली। ठीक है, जो ये हमारा इतना सा पार्ट है, जो मैं इतने से पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये जो पार्ट है ना, इसी को हम कहते हैं, इसको कहते हैं जीन्स। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसका नाम है जीन्स। व्हाट इज जीन्स? जीन्स इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? व्हाट इज जीन्स? तो जीन्स ही हमारा डीएनए का सेगमेंट है, जो फंक्शनल पार्ट है, जो काम करता है, कुछ वर्क परफॉर्म करता है। समझा मैंने क्या कहा? यहाँ पे हमारे डीएनए का ही जो सेगमेंट है, जो पार्ट है, वही है हमारा यहाँ पे जीन्स। अच्छा, अब आप बताना, मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। आपको लगता है कि हमारा जो डीएनए है और जीन्स में कोई डिफरेंस है? नहीं ना, क्योंकि बस फर्क इतना है कि डीएनए बहुत बड़ी चीज है और जीन्स बहुत छोटी सी चीज है। उसके सेगमेंट को ही हम लोग जीन्स कहते हैं।
तो क्या ही फर्क पड़ जाता है इससे? कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब जीन्स डीएनए का ही पार्ट है जो काम करता है, जो फंक्शन परफॉर्म करता है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे निकलते हैं। अब यहां पे जरा ध्यान देना, आप बताओ, अगर मैं अभी अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना इस डीएनए का, ये बहुत जूम करके बनाया है। अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो ये डीएनए कैसा दिखेगा? ऐसे ऐसे लाइन में दिखेगा ना, सिर्फ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझा? ये सिर्फ ऐसे ऐसे लाइंस में दिखेगा ना, इस बात को आपको ध्यान देना। हीथ खेरा कहता है कि प्लीज रिपीट द डेफिनेशन ऑफ जीन्स। इसीलिए तो कहता हूं कि सुना करो ध्यान से। देखो यहाँ पे जो जीन्स होता है, जीन्स इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन्स इज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए। जीन्स जो हमारा है वो डीएनए का एक सेगमेंट है। इस बात को आपको ध्यान देना है, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है, समझा? वो हमारा जीन्स है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। जीन्स के बारे में मैं और सब चीजें बताऊंगा, जीन्स के बारे में मैं आगे और भी चीजें बताऊंगा। अरे बाबा, अच्छा यश कह रहा है सेगमेंट का मतलब बताओ सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंट? अगर मान लो यश, मान लो दीवाल है, एक दीवाल है और इस दीवाल के अंदर ब्रिक्स लगा हुआ है, ब्रिक्स, ऐसे ब्रिक्स लगा हुआ है, तो इस ब्रिक्स से ही हमारी दीवार बनती है ना, इस ब्रिक्स से ही हमारी दीवार बनती है ना। तो अगर मैं इसके अंदर के एक ब्रिक्स को निकाल दूं, अगर मैं इसके अंदर के एक ब्रिक्स को निकाल दूं, तो हम मैं क्या कहूंगा कि ये जो हमारा ब्रिक्स था वो हमारे इस वॉल का सेगमेंट है। समझा? सेगमेंट मतलब किसी का पार्ट। समझा कि नहीं समझा? इस बात को आपको समझ के रखना है, इस बात को प्लीज समझ के रखो। मतलब सेगमेंट मतलब किसी का पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ दी एनी बॉडी, बड़ी वाली बॉडी। चलो अब मैं जो आगे बताने जा रहा था इसको जरा समझो पहले, लिसन केयरफुली यार, ठीक है? यहां देखो, जो हमारा डीएनए है, जो हमारा डीएनए है, ठीक है, यहां पे जरा ध्यान दो, जो हमारा डीएनए है, डीएनए का ही सेगमेंट जीन्स कहलाता है। मतलब यार कितना चिंदी सा कॉन्सेप्ट है ये। डीएनए बहुत बड़ा है, डीएनए का छोटा सा पार्ट अगर काट दोगे, साइड में निकालोगे, तो उसी को हम कहते हैं जीन्स। खत्म कहानी। इतनी सी बात है जीन्स को समझने में, ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो? तुम लोग बहुत हाई लेवल से सोच रहे हो, सिंपल लेवल से सोचो, थोड़ा नॉर्मल दिमाग में आ जाओ, हाइपर मत बनो। धीरे धीरे सोचोगे सब आ जाएगा, एक ही दिन में सब नहीं होने वाला, ठीक है? इस बात को तुमको ध्यान देना है, धीरे धीरे सब पढ़ोगे, आगे निकल जाओगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब जो ये हमारा डीएनए है, अब जो हमारा ये डीएनए, ये डीएनए अगर मान लो इस डीएनए को मैं ऐसे ऐसे इस पूरा स्पाइरल कर दूं, ऐसे ऐसे पूरा स्पाइरल कर डालूं, ऐसे ऐसे कंप्लीटली, ठीक है? यहां पे जरा ध्यान दो, अगर मैं कुछ ऐसे ऐसे इसको स्पाइरल कर डालूं, ऐसे ऐसे, ये हमारे इसको कुछ ऐसे ऐसे स्पाइरल कर दूं डीएनए को, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझा कि नहीं समझा? और यहां से ऐसे ऐसे हमारा ये जो चीज है स्प्रिंग जैसा परफेक्टली कुछ ऐसा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? समझा कि नहीं समझा तुम लोग को ये बातें? ओके, आई होप तुमको समझा होगा। तो यानी कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रोमोसोम। इसका नाम है क्रोमोसोम। यानी कि डीएनए से ही क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम जैसी दुनिया में कोई चीज है नहीं। वो क्या है? वो है तो डीएनए है। समझ में आया मेरी बातें? मैंने क्या कहा? यानी कि ये जो डीएनए है ना, डीएनए देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, ये डीएनए है ना, ये डीएनए ही ऐसे स्पाइरल हो करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनाता है, कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनाता है, यही है हमारा क्रोमोसोम। अब समझ में आया कि क्रोमोसोम और डीएनए में क्या रिलेशन है? डीएनए क्रोमोसोम अलग अलग बात नहीं है। डीएनए जो है हमारा, इस डीएनए से ही हमारा क्रोमोसोम बनता है। समझ गया? समझा कि नहीं समझा अच्छे से मैं क्या बता रहा हूं? ये हमारा डीएनए है ना जो इतना लंबा होता है, सोचो, तभी तो मैं कह रहा हूं कि डीएनए बहुत बड़ा होता है, इसकी लेंथ बहुत होती है। पूरे लेक्चर को तुम अच्छे से समझते जाओगे ना, तब तुमको समझेगा। एक ही बार में नहीं समझने वाला कोई भी चीज, 2-3 दिन 4 दिन समझने में लगता है, एक फ्लो में आओगे तुम लोग धीरे धीरे। समझ रहे हैं? यहां ध्यान दो पहले। तो जो डीएनए है इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, मतलब काउंट ही नहीं कर सकते इसकी लेंथ को। हम लोग जीन्स की लेंथ को काउंट कर सकते हैं, हम लोग जीन्स के एक स्ट्रैंड की लेंथ को काउंट कर सकते हैं, बट हमारा डीएनए इतना बड़ा है कि उसकी लेंथ को कितना काउंट करते जाओगे तुम लोग, बाबा रे बाबा। ठीक है, अब यहां ध्यान दो। तो अब जो ये हमारा यहाँ पे ध्यान दो डीएनए है, इस डीएनए से अगर हमने इसको पूरा स्पाइरल करके ऐसे ऐसे कुछ जंबल एक स्ट्रक्चर बना दिया, यही हमारा कहलाता है हमारा यहाँ पे क्रोमोसोम। इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है? इस बात को आपको अच्छे से समझ रखना है। साहिल, अगर तुम्हारी आवाज आएगी ना तुम बोल नहीं पाओगे, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैं वो स्टार्ट नहीं कर पाता, ठीक है? तो तुम्हारी वॉइस नहीं आ पाएगी यहाँ तक, ठीक है? जैसे इतने से बिल्डिंग बनती है, वैसे डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। सही कहा तुमने किशन, बहुत बढ़िया।
तो इस बात को तुमको समझ के रखना है। चलो अब यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से कि ये डीएनए, ये डीएनए से ही हमारा क्रोमोसोम्स बनता है। जितना बताता हूं पहले सुनते जाओ, फिर तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर मैं खुद बता दूंगा। एक बार सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर सब अपने आप समझ में आ जाएगा परफेक्टली। ठीक है, अभी यहाँ पे जरा ध्यान दो सभी लोग, प्लीज लिसन केयरफुली। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो हमारी अवी ने एक बहुत अच्छी इमेज भेजी है। देखो जो मैं बता रहा हूँ वही चीज एग्जैक्टली सेम है। देखो मैं सबको यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। देखो बहुत बढ़िया इमेज है। ये एक इंसान है, इस इंसान की एक बॉडी है। देखो ये बॉडी है, बॉडी से हमारा सेल है, समझ रहे हैं? सेल है ना, सेल के अंदर कौन है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर कौन है? देखो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम किससे बना? ये डीएनए से। देखो ये हमारा पूरा डीएनए है, समझा? देखो ये डीएनए का एक लाइन, ये दूसरा लाइन, और यहाँ पे देखो जो मैंने लाइन खींच रखी है वो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इस बात को आपको समझ के रखना है। तो इसको तुमको समझ के रखना है। जिसका इंटरनेट फास्ट होगा उसको सुनाई देगा, जिसका स्लो होगा उसको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, इस बात को तुमको ध्यान देनी है, तो इसको थोड़ा समझ के रखो। और ये छोटी सी चीज थोड़ी है, बहुत सारी चीजें तुम 11th और 12th में पढ़ोगे। जितना 10th में है उतना मैं बता रहा हूं, फिर मैं कुछ 11th में बताऊंगा जब तुम मेरे साथ पढ़ोगे आगे चल के, कुछ 12th में पढ़ाऊंगा। इस तरीके से होता है, समझा? तो मैंने जितना बताया है ना उसको बस याद कर लो, आगे चल के बहुत फायदा होगा। ठीक है, पहले समझो। तो हमारी बॉडी टिश्यू से बनती है, टिश्यू सेल से बनता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमारा, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे हमारा डीएनए है। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डबल हेलिकल स्पाइरल एंड मास्टर मॉलिक्यूल होता है ये। और इसी डीएनए से हमारा क्रोमोसोम बनता है। डीएनए के छोटे से सेगमेंट को हम जीन्स कहते हैं। इस बात को तुम्हें ध्यान देना है। चलो अब ये जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, क्रोमोसोम है, इसके इस मिडल के पार्ट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर कहते हैं। इस चीज को आपको समझ के रखना है, मिडल वाले पार्ट को सेंट्रोमियर। तुमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि जो हमारा क्रोमोसोम है इसके 4 पार्ट होते हैं, है ना? तुमने पढ़ा था इसको। तो वो सब अभी तुमको 10th में नहीं पढ़ना है, वो सब तुम्हारे एग्जाम में आएगा भी नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो है मैं आगे चल अभी लेके चलता हूँ। ठीक है, इतना तुमको अच्छे से समझ के रखना है। चलिए, तो आई होप गाइस कि तुम लोगों को इतना समझ गया होगा। ठीक है, इतना तुमको समझ चुका है। हाइट वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता है नंदिनी, कोई नहीं एग्जाम में आने वाला है, कुछ भी एग्जाम में ऐसे नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। यानी कि एक बात क्लियर है कि हमारा एक शरीर है, हमारी एक बॉडी है, बॉडी हमारी टिश्यू से बनती है, टिश्यूज हमारे सेल से बनते हैं, सेल जो है हमारा न्यूक्लियस से बनता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर डीएनए होते हैं। बट वो जो डीएनए है वो डीएनए डायरेक्टली नहीं होते, डीएनए हमारा क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होता है। क्रोमोसोम क्या होता है अब मैं पहले ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमोसोम एग्जैक्टली। सो यहां पे जरा ध्यान दो, जो क्रोमोसोम होता है एक ऐसी कलर्ड बॉडी होती है। क्रोमोसोम एक कलर्ड बॉडी है। देखो मैं आज आपको एक मीनिंग बताता हूं, मैं ना तुमको सारे शब्दों के ब्रेक करके सिखाता हूं, ध्यान दो अच्छे से। देखो इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं बायोलॉजी में, वो वर्ड अगर वर्ड्स को तुम ब्रेक करोगे ना तो तुमको सारा मीनिंग पता चल जाता है। तो जो ये क्रोमो है ना, क्रोमो इसका मतलब होता है कलर। जोम मतलब ये सोमा एक शब्द होता है, सोमा SOMA, जिसका मतलब होता है बॉडी। यानी कि क्रोमोसोम एक कलर्ड बॉडी है जो हमारे कैरेक्टर्स को स्टोर करती है। अभी तो मैंने तुमको कैरेक्टर के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा रुक जाओ, सब कुछ बताऊंगा कि क्रोमोसोम क्या है और सब डिटेल में, जीन्स क्या है और सब पता चलेगा। अभी तुम्हें सब एक ही बार में नहीं बताता मैं, सारी चीजों को मैं फ्लो करके अच्छे से लाइन टू लाइन समझा रहा हूं। तो डोंट वरी यार, सब सीखोगे धीरे धीरे। अभी तो तुमको मेरे साथ बहुत दिन तक रहना है। तो व्हाट इज एग्जैक्टली क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज द कलर्ड बॉडी विच प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड इसके अंदर बहुत सारे हमारे स्ट्रक्चर्स स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, इस बात को समझना। ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टोर करती है। अब आप पूछोगे सर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसीलिए तो कह रहा हूं थोड़ा रुक जाओ यार थोड़ा तो रुक जाओ, आगे 2 मिनट नहीं रुक सकते हो? मतलब इतनी घाई है कि तुमको सबकी डेफिनेशन जाननी है, सब पता चलेगा, काहे टेंशन ले रहे हो? थोड़ा रुक जाओ बस। चलो अभी आगे निकलते हैं, आगे निकलते हैं। थोड़ा सा इतना समझा ना सब कुछ, जितना मैंने बताया उतना समझा क्या? कि पूछने के चक्कर में जो बताया वही बोल गया तो मेरा बता के फायदा ही नहीं होगा फिर तो। ठीक है, इस बात को समझ के रखना अच्छे से। चलो यहाँ पे तुमको ये जो SOME लिखा है ना, इसको सम मत पढ़ो रे बाबा तुम लोग इसको SOME को सम पढ़ रहे हो, सम। नो नो नो,
ये एक सोमा शब्द है, ये बायोलॉजी है, दिस इज नॉट एन इंग्लिश। इंग्लिश मत समझो इसको, ये बायोलॉजी है। एसओएमई, यहाँ पे सोमा एक शब्द होता है जिससे सम बना है, एसओएमई। सोमा का मतलब बॉडी होता है। तुम लोगों ने सोमैटिक सेल सुना है क्या? सोमैटिक सेल, उसमें भी सोमा शब्द आता है। मैं आगे चल के बताऊंगा चैप्टर नंबर 2 में, साइंस 2 के क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 में। डोंट वरी, आई विल टेल, डोंट वरी, आई विल टेल। ठीक है, तो वहां पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत कुछ अभी तुम्हें नहीं पता और तुम लोग सोच रहे हो कि मुझे एक ही लेक्चर में सब बता दो, दिस इज नॉट पॉसिबल ना। मैं जितना बता रहा हूँ पहले उतना सुनते जाओ ना, बस आगे चल के सब मालूम पड़ेगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? हमको अभी पूरे 10 चैप्टर पढ़ने हैं एक साथ में बैठ के, सब कुछ पता चलेगा यार। कुछ चीजें पहले चैप्टर की, कुछ चीजें सेकंड चैप्टर में क्लियर होंगी, सेकंड चैप्टर की कुछ चीजें थर्ड चैप्टर में क्लियर होंगी। तो टेंशन घेऊ नका रे बाबा, टेंशन घेऊ नका। ठीक है, चलो आगे निकलते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान दो। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे के कॉन्सेप्ट में। ये हमारे तेजस ने कुछ भेजा है, रुको जरा, तेजस ने क्या भेजा है बाबा? क्या बोला तुमने? IMP announcement given the current situation in Maharashtra we have postponed the please not conducting for holding exams, your health is our priority। अरे वाह भाई वाह, मजे हैं मजे, सबके पेपर पोस्टपोन्ड हो गए। ठीक है, अगर ये करेक्ट वाला है तो सबके पेपर पोस्टपोन्ड हो गए तुम्हारे, बहुत ही बढ़िया, मजे हैं मजे। तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, given the current COVID-19 situation in Maharashtra we had postponed state board exams for class 10th and 12th। the present circumstances are not conducive for holding the exams, your health is our priority। बहुत ही बढ़िया, तुम्हारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, करेक्ट डेट आ जाएगी, डोंट वरी। तो 10th और 12th के पेपर पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। इस साल वाले बच्चे जो पुराने 9th से 10th में आए उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो पहले से ही 10th में थे उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से। तो 9th से जो 10th में है आए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं रे बाबा, जो इस साल बोर्ड एग्जाम में थे पहले से ही 12th के, 10th के और 12th के, उनकी बात चल रही है। तो न्यूज आ गई यहाँ पे, जरा ध्यान दो अच्छे से। तो तुम सबका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, अब पता नहीं कभी से पोस्टपोन्ड हुआ है, पता चल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो टेंशन क्यों ना का, सब सही हो जाएगा। ये न्यूज सही है ना, जिसने मेरे को भेजा है? अगर वो न्यूज सही है तो बहुत अच्छी बात है। चलो अभी आगे निकलो, बस 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 हो गया। हाँ, तुम सबको थोड़ा टाइम मिल गया, बहुत अच्छा यार, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, मजे हैं तुम्हारे सबके अभी तो। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो अभी। अब हम आगे निकलते हैं, हम अगला टॉपिक खत्म करते हैं। पहले यहाँ जरा सभी लोग ध्यान दो, प्लीज लिसन केयरफुली। ठीक है, थैंक यू सो मच हर्षवर्धन। देखो, तो यहाँ क्रोमोसोम तक की जर्नी तुमको समझी है, अब हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं। देखो भाई, एक बात तो फिक्स है कि डीएनए है, डीएनए से ही हमारा क्रोमोसोम बना है, मतलब डीएनए है तो ही ना क्रोमोसोम बना। तो अब हम समझते हैं जरा कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए कुछ देखो हमारा ऐसा था, डीएनए कुछ हमारा ऐसा है, प्लीज लिसन केयरफुली, जो बता रहा हूं आज उसको समझो। डीएनए कुछ हमारा ऐसा है, ठीक है, कुछ हमारा ऐसा है डीएनए। ओके, यहां समझो सारा जल्दी जल्दी सभी लोग, कुछ ऐसा है हमारा डीएनए। अगर मैं इस डीएनए को, देखो अभी तुम्हारे सामने दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अगर मैं इस डीएनए को कुछ ऐसा कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं, समझा कि नहीं समझा? मैंने बीच से थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया, तो ये कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे बन जाएगा ना ये, समझा कि नहीं समझा? मैंने यहाँ पे अभी क्या बताया तुम लोग को? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया मैंने, फैला दिया, तो क्या फर्क पड़ता है उससे, समझाने के लिए मैंने कर दिया ऐसा। तो अब लिसन केयरफुली, देखो ध्यान से देखना डीएनए की बातें जो बता रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज प्लीज प्लीज। ये जो हमारा लाइन है, ये, इसे हम कहते हैं स्ट्रैंड। क्या कहते हैं इसे हम लोग? स्ट्रैंड। जो ये हमारा रेड कलर में है, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस। इस बात को आपको ध्यान देना है, यानी कि जो हमारा ये रेड रेड में जो लाइनें हैं वो हमारी नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। इस बात को आप सभी को समझ के रखना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अच्छे से इतना क्लियर हुआ? जो स्ट्रैंड है उससे हमारी नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होती हैं। परफेक्टली, बहुत ही बढ़िया। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम एक मेन क्वेश्चन जानेंगे कि ये नाइट्रोजनस बेसिस कितने टाइप के होते हैं। इस बात को आपको समझ के रखना है परफेक्टली। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये करीबन 4 टाइप का, यहाँ पे है तो 5 टाइप का, बट हमारे डीएनए में 4 टाइप का ही होता है।
टोटल तो 5 टाइप के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। बट हमारे डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं होता, सिर्फ थायमिन होता है। यानी कि एडेनिन, कोई कोई इसे एडेनाइन पढ़ता है, गुआनिन, कोई कोई इसे गुआनाइन पढ़ता है, फिर उसके बाद साइटोसिन, कोई कोई इसे साइटोसाइन पढ़ता है, थायमिन। ये 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस जो कि हमारे डीएनए में होते हैं। इस बात को आपको समझना है। बहुत अच्छा प्रांजल, समझ में आया मैंने जो अभी बताया तुम लोगों को? यहाँ पे जो मैंने चीजें तुमको यहाँ पे समझाई है, ये तुमको समझा? जितने भी अपने 9th से 10th में आए हो उनको समझा क्या? बाकी के सभी बच्चों को सब मालूम है, बट तुमको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बात को पहले तुम लोग जान लो, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। ठीक है, इतना तुमको क्लियर हो गया? तो लिसन केयरफुली, अगेन एंड अगेन मैं तुमको बता रहा हूं, अगेन एंड अगेन बता रहा हूं, ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो। हमारे नाइट्रोजनस बेसिस ये बहुत बड़ी चीज है, इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये 5 टाइप के हैं, 5 टाइप के। कौन कौन सा? एडेनिन, फिर है ग्वानिन, साइटोसिन, ये 5 टाइप के होते हैं। थायमिन, यूरासिल। अब यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, जो यूरासिल है इस सब में नहीं होता, ये सिर्फ आरएनए में होता है। अब आरएनए क्या है आगे बताऊंगा। जो थायमिन है ये सब में नहीं होता, ये सिर्फ डीएनए में होता है। अभी डीएनए क्या है तुमको पता ही चल गया है। इसीलिए जो मैंने यहां पे बताया है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यहां यूरासिल लिखा है क्या? नहीं लिखा ना यूरासिल। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैंने डीएनए का सिखाया है तुमको, तो डीएनए में यूरासिल नहीं होता। इसके लिए ये एमसीक्यू भी आता है बोर्ड एग्जाम में, आ भी चुका है क्वेश्चन कि यूरासिल इज प्रेजेंट इन डैश, तो बता देना कि यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, नॉट इन डीएनए। डीएनए में यूरासिल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है। तो प्लीज इस बात को अच्छे से समझ के रखो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इतना तुमको समझा। अब तुम कहोगे कि सर ठीक है, आपने इतनी सारी चीजें बता दी हमको कि हमारी पूरी बॉडी है, बॉडी हमारी टिश्यू से बनी है, आपने बताया टिश्यू हमारा सेल से बना है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है ना, फिर न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल आपने बता दिया। ठीक है, ध्यान से देखो प्लीज, लिसन केयरफुली। और जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे बेसिकली उसके पास डीएनए होता है। अब यहाँ पे थोड़े फैक्ट जान लो। डीएनए जो है हमारा, प्लीज लिसन केयरफुली, जो डीएनए है, डीएनए से ही हमारा क्रोमोसोम बना हुआ है, समझा? इस डीएनए के ही जो सेगमेंट होते हैं, जो डीएनए का हमारा सेगमेंट है, उस सेगमेंट को हम जीन्स कहते हैं, ये भी हमने जान लिया। समझा कि नहीं समझा? ये सब हमने एक्स्ट्रा चीजें जानी। बट ये डीएनए खुद किससे बना होता है? बट जो हमारा ये डीएनए है, अरे तेजस बस हो गया ना, न्यूज तुमने एक बार भेज दिया, सबको बता दिया, ओके, अभी क्या करना है? वही चीज है ना, समझ गया ना कि तुम्हारा पेपर पोस्टपोन्ड हो रहा है, तो इट्स ओके, शांत रहो। तो अभी डीएनए किससे बना है? डीएनए खुद हमारा न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से बना होता है। अब आप कहोगे कि ये न्यूक्लियोटाइड कौन सी चीज है? अरे भाई, जो अभी बताया ना मैंने, ये नाइट्रोजनस बेसिस, इसी को हम न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। इस बात को आपको समझ के रखना है। तो फिलहाल डीएनए सिर्फ न्यूक्लियोटाइड से नहीं बनता, वहां पे फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, फिर वहां पे नाइट्रोजनस ग्रुप्स होते हैं, ये सब होते हैं। बट अभी हम 10th में है ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? हम सिर्फ न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, समझा ना? हाँ, शुगर से भी बनता है नमीरा, बहुत सही, बट स्टिल ओनली एंड ओनली हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? हम सिर्फ न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस की बात करेंगे। बात एक ही है। और न्यूक्लियोटाइड्स हमारे होते हैं 5 टाइप के, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, एंड यहाँ पे जितने भी हैं पांचों, जिसमें से यूरासिल एब्सेंट होता है डीएनए में। अब डीएनए में यूरासिल नहीं रहता है। समझ गया अच्छे से आप सभी लोगों को इन चीजों के बारे में? अच्छे से समझा कि नहीं समझा? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सभी बच्चों को एक एक चीजें समझ में आई? ठीक है, चलो। तो नाइट्रोजनस बेसिस एग्जैक्टली नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है,
जिसके अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये सब नाम है। आपको क्या लगता है ये एडेनिन क्या है? ये एडेनिन एक केमिकल कंपाउंड है, एक बायोमोलिक्यूल है ये। ऐसी गुआनिन, साइटोसिन इन सबके बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। समझा कि नहीं समझा? इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो तुम सभी भी 10th में हो, मैंने यहाँ पे सारी चीजें तुमको बता दी है। ठीक है, नाइट्रोजनस जो बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हमारे बेसिकली यहाँ पे जितने भी यहाँ पे नाइट्रोजन के कंपाउंड लाइक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये सब है। न्यूक्लियोटाइड हमारा एक सीक्वेंस जैसा होता है, जो कि यही है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ही होता है। डरने की बात नहीं, आगे चल के ट्रिप्लेट, कोडॉन वगैरह बताऊंगा ना, तब तुमको और अच्छे से समझेगा न्यूक्लियोटाइड के बारे में। हाँ, डीएनए स्ट्रक्चर्स के लैडर्स होते हैं, उन्हीं लैडर्स में डीएनए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन भरा होता है। आगे चल के सब समझेगा, अभी तो सिर्फ बेसिक समझते चलो। ठीक है, हाँ टाइम बहुत जल्दी चला गया ना विशाल, पता भी नहीं चला, क्योंकि जब हम बेसिक चीज पढ़ रहे होते तो ऐसा ही होता है। चलो अब यहाँ देखो अच्छे से, अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, अभी थोड़ा सा हम लोग आगे निकलते हैं। यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, सभी लोग पढ़ाई में फोकस करोगे? पीयूष, हेलो पीयूष, पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस करोगे? डिफरेंस कुछ भी नहीं है दुर्गा, पढ़ाई में फोकस करो थोड़ा सा जल्दी से, तभी आगे बढ़ोगे पीयूष। ठीक है, नहीं तो पीयूष हमारा सबकी प्रोफाइलें देखने फिर रहा है। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, नहीं रिकॉर्डेड नहीं है विश्वास। चलो यहाँ देखो अभी, तो ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये डीएनए के पास होते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं, जरा यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, यही टाइम में रोज क्लासेस होंगी, सभी लोग ज्वाइन करने का बढ़िया तरीके से, पूरे साल भर चलेगा। अब यहाँ ध्यान दो, लिसन केयरफुली प्लीज। अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं आज हेरिडिटी की। देखो ध्यान से जरा गाइस, हम सब ह्यूमन बींग्स थे, मैंने सब बता दिया कि हम कैसे बनते हैं, हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है। ठीक है, यस यस सुरेश, सही कहा। अब देखो, अब ध्यान तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का कलर अलग है। हम दुनिया में बहुत सारे इंसान रहते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट को हम सीखने जा रहे हैं। हम दुनिया में बहुत सारे इंसान होते हैं, हम इंसानों का अलग अलग बॉडी का कलर होता है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, हमारे आंखों का कलर अलग है, हमारे फेस का कलर अलग है, स्किन की टोन अलग है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमारे बालों का कलर अलग है, हमारी हाइट छोटी बड़ी अलग अलग होती है। समझ रहे हैं? हमारे बॉडी का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, हमारे टीथ का स्ट्रक्चर अलग है, सब कुछ हमारे बॉडी में जो ये सब है ना चीजें, लाइक कि हमारे यहाँ पे जरा फोकस करो सभी लोग, हमारे बॉडी का कलर, समझ रहा है, हमारे स्किन का कलर जो है, बॉडी कलर या स्किन कलर एक ही बात है फिलहाल। ठीक है, फिर हमारे आईज का कलर, आईज का देखो किसी की ब्राउन होती है, किसी की अलग अलग कलर की होती है ना, किसी के हेयर का कलर, किसी के बॉडी का स्ट्रक्चर, ये सब। तो ये सब आखिर क्या है? ये सब जो बॉडी में, ये आखिर सब क्या है? यही सब हमारा कहलाता है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टर। ये सब क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में नहीं? हाँ यस सुरेश है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, तो ये जो कलर है सब कुछ, ये सब क्या है? अरे और भी ये बहुत कुछ है प्रथमेश, तुम सब लिखते जाओ, इतना सारा मैं थोड़ी लिखूंगा 1 घंटे, टाइम बहुत नहीं है अपने पास। तो इतनी सारी जो चीजें हैं, ये सब हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर कहलाते हैं। समझ गया अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? अब यहाँ पे ध्यान देना जरा अच्छे से, यहाँ पे। अरे पीयूष, इसमें क्या समझाना है? तुम दूसरों की प्रोफाइल देख रहे हो, तुमको कैसे समझेगा पीयूष? हाँ पीयूष, तुम तो अभी किसी की प्रोफाइल देख रहे थे ना। अब तुमको नहीं समझा तो अब कैसे समझेगा? आई एम सो सॉरी, नहीं बता सकता तुमको अब दोबारा। तुम्हारा यही पनिशमेंट है कि वापस से इसको पूरा देखो लेक्चर को। अभी हमारा पीयूष किसी और की प्रोफाइल देख रहा था और अब इसको नहीं समझा तो कैसे काम चलेगा? चलो ठीक है, यहाँ देखो अभी। ये जो हमारे कलर है, ये सब हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सब हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, ये एक टाइप की इंफॉर्मेशन हुई ना? ये एक टाइप की इंफॉर्मेशन हुई ना? समझा कि नहीं समझा? ये एक टाइप की इंफॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई? तो ये इंफॉर्मेशन किधर स्टोर्ड रहती है? अब तुमको सारा कंटेंट मिल चुका है, अब तुमको तुम्हारा खुद का दिमाग लगाने का है। तुमको सब कुछ बता दिया है मैंने, अब तुम्हारे को खुद का दिमाग लगाने का है। तुमको सब पता है कि डीएनए किधर रहता है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से क्रोमोसोम बनता है, डीएनए के सेगमेंट को जीन्स कहते हैं, डीएनए खुद न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस हमारे सेल के अंदर है, सेल हमारी बॉडी बनाता है। सब कुछ तुमको पता है अभी। अब हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन के बारे में जाननी है। ध्यान दो,
हमारे बॉडी के जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, तुम्हारा खुद का आप दिमाग चलाना शुरू करो। धीरे धीरे तुमको अभी कल्टीवेट करने का खुद को, तुमको खुद को आगे बढ़ने का है, समझ रहा है? मैंने इंफॉर्मेशन दे रखी है तुमको, अब तुमको खुद का दिमाग लगाओगे ना, तब तुम 10th के स्टूडेंट कहलाओगे। तो जो हमारा बायोलॉजिकल कैरेक्टर है वो किधर स्टोर रहेगा? वो हमारे डीएनए में स्टोर होता है। अब देखो भाई, कोई लोग कहेगा जीन्स में स्टोर्ड है तो भी सही है, कोई कहेगा डीएनए में स्टोर्ड है तो वो भी सही है, क्योंकि भाई डीएनए से ही तो जीन्स बनता है। समझ में आया क्या? डीएनए से ही तो जीन्स बनता है, तो चाहे जीन्स का हो चाहे डीएनए का हो, बात तो एक ही है। समझा कि नहीं समझा? तो बेसिकली डीएनए कहना, डीएनए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा होता है, तो डीएनए कहना तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे बॉडी की सारे इंफॉर्मेशन किधर स्टोर होती है? डीएनए में स्टोर होती है। किधर पे स्टोर होती है? डीएनए में। आज से बात याद रहेगा, ये जो इंफॉर्मेशन है कहां स्टोर्ड है? सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। समझ क्या? डीएनए कहां प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। समझा अच्छे से? हाँ, यस वी कैन से यश भंडारी, हम लोग क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। इस बात को आप सबको समझ के रखना है। चलो अभी आगे निकलते हैं हम लोग। तो डीएनए में हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, इस बात को तुमको समझ के रखना है। अब हम कल के लेक्चर में सीखेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, फटाफट मेमोराइज करवाता हूं। देखो, हम सब कौन है भैया? ह्यूमन बीइंग्स हैं। कल का लेक्चर में बहुत मजा आएगा। ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी टिश्यू से बनती है। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू के अंदर क्या होता है? हमारा सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ पे आपको समझ के रखना है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या है? डीएनए है। डीएनए से क्या बनता है? अलग पेन से दिखा रहा हूं। डीएनए से हमारा क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। और डीएनए के सेगमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? डीएनए के सेगमेंट को हम लोग जीन्स कहते हैं। आई होप तुमने सब नोट्स बनाया होगा, वरना बाद में तुमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और डीएनए किससे बनता है? खुद डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है। डीएनए के पास न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है। क्या होती है? डीएनए के पास न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है। इस बात को आप सबको समझ के रखना है। और यही डीएनए जो है हमारा, इसी डीएनए में हमारे बॉडी की जो कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, यानी हम काले होंगे, गोरे होंगे, कैसे होंगे, ये सारी कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में स्टोर होती है। समझ में आया? आज हमने ये सब पढ़ाई की। समझ गया कि नहीं समझा अच्छे से? इन बातों को सबको समझ के अच्छे से रखना है। समझ गया? इस बात को ध्यान रखना है। तो जो शुरू से इस लेक्चर में था उसको सब समझा होगा। यस सोमेश पाटिल, थैंक यू सो मच। देखो, सबको समझा होगा। जो बीच में आएगा उसको आधा समझेगा, जो एक भी शब्द ध्यान से नहीं सुना होगा उसको कुछ नहीं समझेगा। समझ गया? अब याद रखना कि जब कल के लेक्चर में आऊंगा, नाइट्रोजनस बेसिस ही न्यूक्लियोटाइड है रे बाबा, नाइट्रोजनस बेसिस ही न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, उसको अलग अलग मत समझो। कल के लेक्चर में जब हम आएंगे, तुम लोग अगर इसको रिपीट करके नहीं आओगे तो कल का लेक्चर तुमको कुछ नहीं समझेगा, किसी को भी नहीं समझेगा। समझ गया अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? समझ गया कि नहीं समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? तो कल के लेक्चर में जब तुम लोग आओगे, तुम लोग अगर इसको रिवाइज करके नहीं आओगे, कसम से कहता हूं तुमको कुछ नहीं समझेगा। फिर ये मत बोलना कि हमको कुछ नहीं समझ रहा है। तो प्लीज एक बार इसको रिवाइज करके आना। आज की भी नोट्स, कल की भी नोट्स कल बना के पूरा तुमको पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दूंगा। तुम बढ़िया अच्छे से पढ़ लेना, और मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेक्स्ट बुक की भी। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। चलो मिलेंगे कल, बाय बाय। बाय ऑल ऑफ यू। 2:30 को कल मिलेंगे। अपने सारे फ्रेंड लोग को बता दो कि तुम लोग की यहाँ पे स्टडी 10th की शुरू हो चुकी है। तुमने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू भी कर दिया है। सभी लोग को बता दो कि नून एकेडमी में सब कुछ चालू है। सो मिलेंगे कल। बाय बाय, बाय ऑल ऑफ यू।